हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ बच्चों, आज हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं इस श्री अग्रसेन बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हाँ जी बच्चों, देखिए बच्चों, इसी क्रम में आगे हम चर्चा करते हैं अगले कोशिकांग की, जो है आपका लाइसोसोम लयनकाय। लाइसोसोम लयनकाय, लाइसोसोम की जो खोज है बच्चों, यह की गई थी किसके द्वारा? डी दुबे के द्वारा 1955 अर्थात 1955 में। 1955 में डी दुबे के द्वारा इस लाइसोसोम कोशिकांग की खोज की गई, ठीक है, और बताया कि यह जो कोशिकांग है वह कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंतर्गत एक छोटी छोटी पुटिकीय संरचनाओं के रूप में पाया जाता है। एक छोटी छोटी पुटिकीय संरचनाओं के रूप में बच्चों पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहां पर ये लाइसोसोम को कोशिका के इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत व्यक्त कर सकते हैं। तो लाइसोसोम जो है वे कोशिका के कोशिका द्रव्य में एक छोटे छोटी पुटिकीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं। ये किसने बताया? डी दुबे ने बताया, ठीक है। ये लाइसोसोम्स जो हैं बच्चों मुख्य रूप से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, ठीक है। किन में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। लेकिन स्तनधारी की आरबीसीज व शुक्राणुओं के अंतर्गत ये अनुपस्थित होते हैं। स्तनधारी की आरबीसीज या यूं कहूं कि जनन कोशिकाओं के अंतर्गत, और जनन कोशिकाओं में मुख्य रूप से शुक्राणु ही कहेंगे बच्चों, यहां पर शुक्राणुओं में क्या होते हैं? ये अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। स्पर्म्स के अंतर्गत ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं लाइसोसोम। अब देखिए आगे बात करते हैं कि लाइसोसोम जो है यह वही एक इकहरी कला अर्थात झिल्ली से आवृत कोशिकांग होता है, और यह अन्य झिल्ली से युक्त कोशिकांगों के समान ही इस झिल्ली का संगठन पाया जाता है, तथा इस झिल्ली के अंदर या इस पुटिकीय संरचना के अंदर जो है बच्चों इसमें भरा रहता है इसका मैट्रिक्स। क्या भरा रहता है इसके अंतर्गत? एक कणिकीय या कणिका में मैट्रिक्स इसके अंतर्गत भरा हुआ होता है, ठीक है। और इसके अंदर अनेक लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोलेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? ये एक क्या है? एक मुख्य विशेषता पाई जाती है कि जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम के मैट्रिक्स के अंतर्गत लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोलेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनकी प्रकृति कैसी होती है? एसिडिक होती है। कैसी होती है? एसिडिक होती है। इट मींस अम्लीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है बच्चों? अम्लीय प्रकृति होती है। इसीलिए इनको हम एसिडिक हाइड्रोलेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये एसिडिक हाइड्रोलेज एंजाइम्स जो हैं ये लगभग 5 pH पर, pH कितनी? 5 पर ये है सक्रिय अवस्था में आते हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों? एसिडिक हाइड्रोलेज एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। इन पुटिकीय संरचनाओं का आकार बताया गया है 0.25 μm to 0.8 μm। तो जो ये लगभग पुटिकीय संरचनाएं जो है
ये किस आकार की होती हैं? 0.2 म्यूएम टू 0.8 म्यूएम तक के आकार की होती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या कि लाइसोसोम जो है उसकी खोज किसके द्वारा की गई, इसकी स्थिति क्या होती है और इसकी संरचना किस प्रकार की है, या इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, इसका संगठन क्या है, ये सारी बातें आपको मैंने बताई हैं। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं यहां पर लाइसोसोम के प्रकार। तो कुछ लाइसोसोम के प्रकार बताए गए हैं बच्चों, इनके कुछ अलग अलग गुण धर्म के आधार पर। तो यहां हम अगला टॉपिक ले रहे हैं प्रकार। तो इनमें है नंबर 1 प्राथमिक लाइसोसोम, नंबर 2 द्वितीयक लाइसोसोम, नंबर 3 अवशिष्ट लाइसोसोम, या उसको हम कह सकते हैं अवशेषी लाइसोसोम, और चौथे हैं बच्चों स्वयं भक्षणकारी लाइसोसोम। ये लाइसोसोम के कुछ इनकी प्रॉपर्टीज, गुणधर्म के आधार पर अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक लाइसोसोम की। तो देखिए बच्चों, प्राथमिक लाइसोसोम से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में, कि लाइसोसोम की उत्पत्ति कहां से होती है। वैसे मैंने आपको अभी बताया था गोल्जी काय के दौरान कि जो ER होती है, इट मीन्स अंतःप्रद्रव्य जालिका, और जो गोल्जी काय होती है, ठीक है, तो गोल्जी काय और ER की जो नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं से या नलिकाओं के अंतर्गत मुकुलन व विदिलन के द्वारा, मुकुलन व विदिलन के द्वारा जो है किसकी उत्पत्ति होती है, लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। सुन लीजिए दोबारा, मूल रूप से लाइसोसोम की उत्पत्ति जो है वह अंतःप्रद्रव्य जालिका और गोल्जी काय की जो नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं के अंतर्गत होने वाले मुकुलन व विदिलन के द्वारा पुटकीय संरचना के रूप में लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। क्लियर? ठीक है। अब आ जाइए यहां पर कि जो प्राथमिक लाइसोसोम है उन किन्हें कहते हैं, जो ER व गोल्गी बॉडी से उत्पन्न जो लाइसोसोम होते हैं बच्चों, उन लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। बोलो आई क्या बात समझ में। दूसरा द्वितीयक लाइसोसोम्स। द्वितीयक लाइसोसोम्स जो है इनका निर्माण फैगोसोम्स व पिनोसोम्स क्रिया के द्वारा होता है। देखिए बच्चों, कुछ एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि अगर कुछ ठोस पदार्थों को एक खाद्य रिक्तिका के रूप में अंदर कोशिका के कोशिका द्रव में ग्रहण किया जाता है, जिसे अपन फैगोसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या ठोस पदार्थ को अगर अंदर लिया जा रहा है तो उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, फैगोसोम कहते हैं। और अगर
इन एक कोशिकीय जीव के द्वारा द्रव्य पदार्थ को अंदर लिया जाता है तो ये क्या कहलाता है बच्चों? पिनोसाइटोसिस क्रिया कहलाती है। सॉरी, पिनोसाइटोसिस। और इनसे निर्मित ये जो पुटी के संरचनाएं हैं, ये पुट्टी के संरचनाएं क्या कहलाती हैं? पिनोसोम। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार। एक कोश के जीवों के अंतर्गत जो फीडिंग मैकेनिज्म होती है, अर्थात भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है कि अगर ये एक कोश के जीव अपनी सतह पर उपस्थित कुछ ठोस कणीय पदार्थों को अंदर ग्रहण करते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं बच्चों? फैगोसाइटोसिस। ठीक है। और इस फैगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा ये पुटिकीय संरचना कोशिका के कोशिका द्रव्य में पहुंच जाती है और इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? फैगोसोम्स। क्या कहते हैं बच्चों? फैगोसोम कहते हैं। तो ये फैगोसोम्स और पिनोसोम्स जो हैं, ये भी इस कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं और इसके अंतर्गत उपस्थित जो पदार्थ होता है उसका इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक लाइसोसोम्स कहते हैं। समझ में आ गया होगा द्वितीयक लाइसोसोम क्या होते हैं? द्वितीयक लाइसोसोम्स फैगोसाइटोसिस व पिनोसाइटोसिस के द्वारा उत्पन्न फैगोसोम्स और पिनोसोम्स से उत्पन्न होते हैं, या पिनोसोम्स फैगोसोम्स को अपन क्या कहते हैं? द्वितीयक लाइसोसोम्स कहते हैं। बोलो क्लियर? ये हुआ क्या आपका द्वितीयक लाइसोसोम। इसके बाद अवशेषी लाइसोसोम। अवशेषी लाइसोसोम वे होते हैं जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, क्या? जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अवशिष्ट पदार्थों का क्या किया जाता है बच्चों? पाचन किया जाता है। तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में अवशिष्ट पदार्थों का पाचन जिनके द्वारा किया जाता है उन्हें कहते हैं अवशेषी लाइसोसोम। इसके बाद है स्वभक्षणकारी लाइसोसोम। देखिए बच्चों, स्वभक्षणकारी लाइसोसोम, इन लाइसोसोम्स के कारण ही हम लाइसोसोम को एक और उपनाम से भी जानते हैं। क्या? आत्मघाती थैली। क्या? आत्मघाती थैली के नाम से। क्यों? क्योंकि कई बार ये जो लाइसोसोम्स हैं कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्या हो जाते हैं बच्चों? फट जाते हैं और अपने ही कोशिकांगों का क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं। कोशिका के अपने ही कोशिकांगों का पाचन कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाते हैं? स्वभक्षणकारी लाइसोसोम्स कहलाते हैं। और इसी के कारण हम इन लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। तो ये हुए इसके क्या प्रकार। इसके बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम्स के कार्य। ठीक है बच्चों, तो लाइसोसोम के कार्य वैसे लगभग इसी में सम्मिलित हो गए हैं, लेकिन एक एक को और हम। हाँ जी बच्चों, तो अब हम आगे बात करते हैं लाइसोसोम के कार्य। ठीक है, तो कार्य किसके? लाइसोसोम के। तो देखिए बच्चों, लाइसोसोम के कार्य में सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि अभी आपको बताया कि लाइसोसोम्स जो है ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। क्या? कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और इसके अंतर्गत विभिन्न पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन से? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि कैसे होते हैं बच्चों? एसिडिक होते हैं। तो ये एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं ये हमारे कहा इस कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंतर्गत
जो भी अवशिष्ट पदार्थ या कुछ पोषक पदार्थ होते हैं उनका ये क्या करता है, पाचन करता है। तो पहला कार्य क्या हो गया, अंतःकोशिकीय पाचन। नंबर 1 क्या हो गया बच्चों, अंतःकोशिकीय पाचन। ठीक है, तो अंतःकोशिकीय पाचन कैसे करता है, अर्थात कोशिका द्रव्य में उपस्थित अवशिष्ट व पोषक पदार्थों का पाचन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। अगला कार्य है कि जो लाइसोसोम है, यह लाइसोसोम कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में और मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत, एक कोशिकीय जीवों में यह क्या करता है, परासरण नियमन करता है। क्या करता है, परासरण नियमन करता है। ठीक है, तो कैसे करता है, जल की मात्रा को बाहर निकालकर या कुछ अंदर जल ग्रहण करके जो है क्या करता है, परासरण नियमन का काम करता है। क्लियर। अगला काम है इसका क्या, अंड कोशिका का भेदन। अंड कोशिका का भेदन। तो देखिए बच्चों, जब शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं तो वहां उपस्थित जो लाइसोसोम होते हैं, ये लाइसोसोम उस अंड कोशिका का पाचन कर देते हैं और पाचन करके जो स्पर्म है वह इस कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, इस अंड कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ तीसरा कार्य, अंड कोशिका का भेदन। इसके बाद इसके और कुछ अच्छे महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि एक है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। क्या बच्चों, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। ठीक है, तो लाइसोसोम्स जो हैं ये कोशिका विभाजन को भी प्रेरित करते हैं। दूसरा अगला कार्य है गुणसूत्रीय पृथक्करण में सहायक, अर्थात ये गुणसूत्रों के पृथक्करण में भी क्या होते हैं, सहयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया, गुणसूत्रीय पृथक्करण में सहायक हो गए। इसके बाद अगला है यहाँ पर कि ये जो लाइसोसोम्स हैं ये बीजांकुरण के दौरान, क्या बीजांकुरण के दौरान संचित पोषक पदार्थों का क्या करता है, पाचन करता है। तो यहां हम लिखेंगे अगला कार्य, बीजांकुरण के दौरान संचित पोषक पदार्थों का पाचन। ठीक है, तो जब बीज का बीजांकुरण होता है तो ये लाइसोसोम्स जो है बच्चों, उसके अंतर्गत संचित जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका क्या करते हैं, ये पाचन करते हैं, जिससे कि बीजांकुरण भी क्या होता है, प्रेरित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने 6 लाइसोसोम्स के मुख्य कार्य पढ़े। ठीक है, और इनको आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है ये हम आपको पहले बता चुके हैं। इसी के साथ ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।